अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। और टॉप स्टोरी तो अभी तक भी यही चल रही है जो इसहाक डार साहब के नवासे रजा डार का रेप केस का मामला है, और उसके साथ साथ जो उसके ऊपर हुकूमती सहाफ़ियों ने एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की, वो कैसे पाश हुआ वो भी आपके सामने रखेंगे। और ये भी बात करेंगे कि इस केस में अब फर्दर कौन से ऐसे सवालात हैं जो बाकी हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मज़ीद क्वेश्चंस रेज होने चाहिए और आवाज़ उठाई जाने की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब की कैद तन्हाई, बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया है, रिपोर्ट तलब कर ली है कि उनको क्यों कर ऐसे रखा गया है। तो इम्पॉर्टेंट है जी आज का व्लॉग भी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, बात का आगाज़ यहाँ से करते हैं कि जो एक रेप केस सामने आया, इसहाक डार साहब के नवासे रजा डार उसमें मरकज़ी मुलजिम हैं। एक बॉस नामी शख्स भी है जिसका ताल्लुक मुबैना तौर पर अगैन डार फैमिली से बताया जा रहा है, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ और मुलजिमान हैं। अब ये भी इत्तलात आ रही हैं कि मजमूई तौर पर 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस की जानिब से। लेकिन इस सारे केस में बहुत सी तफसीलात, हॉरेबल जो FIR थी, जो कुछ जिस अंदाज से उन ख़वातीन के साथ हुआ, वो सब तो काफ़ी कुछ सामने आ चुका है कि किस तरह उन्हें पहले धोखे से बुलाया गया। उन्हें ये बताया गया कि जी आपके साथ बिज़नेस डील करनी है और क्रिप्टो में $1 मिलियन जो हैं वो इन्वेस्ट करने हैं, और इसके लिए मुबैना तौर पर सिफारत खाने के ज़रिए, दफ्तर ख़ारजा के ज़रिए भी उनके वीज़ा वगैरह प्रोसेसिंग में भी मुबैना तौर पर कुछ हेल्प आउट किया गया। और उसके बाद जब वो पहुंची हैं तो उनको 2-1 दिन तो खूब घुमाया फिराया गया। नथिया गली भी वो रहीं, इस्लामाबाद में उन्होंने मीटिंग्स भी की, और फिर लाहौर जब वो आती हैं तो उसके बाद जो है वो किस्सा एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो में चला जाता है। लाहौर में उन ख़वातीन को एक घर में ले जाया जाता है DHA में, और फिर उसके बाद वो 1-1.5 दिन की हॉरिबल एपिसोड शुरू होती है जिसमें उनके साथ ना सिर्फ ये कि रेप किया जाता है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उसके साथ साथ उनसे पैसे तलब किए जाते हैं रिहाई के एवज़, और उनके साथ बहुत ही बेईमाना सलूक किया जाता है, उन्हें डराया धमकाया जाता है, और ये सब होता रहता है। और उसके बाद फिर 1.5 दिन के बाद ये खबर मीडिया पर आती है कि जनाब पुलिस ने उन्हें बाजियाब कर लिया। और जो नैरेटिव बनता है वो क्या बनता है, मरियम नवाज साहिबा ने ज़बरदस्त एक्शन ले लिया, नोटिस ले लिया। जैसे ही उन्हें पता चला कि इस तरह के एक वाक़े में रज़ा डार का नाम आ रहा है, तो मरियम नवाज साहिबा ने बग़ैर किसी तरद्दुद के कहा कि मुझे 2 घंटे के अंदर तमाम तर कार्रवाई चाहिए। फैसल का नाम आ रहा है जी, फैसल कामरान एक पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने जनाब बड़ी एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की है, BBC को भी इंटरव्यू दिया है, और मीडिया पर भी बड़ा नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं वो पंजाब हुकूमत के लिए कि जनाब मरियम नवाज साहिबा ने कमाल कर दिया, 2 घंटे के अंदर लाहौर पुलिस ने कमाल कर दिया, लड़कियां बाजियाब हो गईं। और जो FIR उसमें भी ये सारी बातें बताई कि जनाब पुलिस ने एक्शन किया और लड़कियां बाजियाब हो गईं। और पुलिस को कैसे पता चला, उससे मुतालिक ये बताया जा रहा था कि जनाब ख़वातीन जो हैं उन्होंने अपने घर वालों को इन्फॉर्म किया, और घर वालों ने बाहर से यहाँ पर पुलिस को 15 पे कॉल की, और फिर उस कॉल के बाद जो है फौरी तौर पर नोटिस में लाया गया मामला वज़ीर आला साहिबा के, और फिर उन्होंने फौरी हिदायत की कि जनाब कोई रियायत नहीं बख्शी जाएगी और इनको मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर जो ड्यू प्रोसेस है उसके तहत मुकदमा चलाया जाए। तो ये जो था कहानी का वो नैरेटिव था जो अभी तक आपके सामने, मेरे सामने, हम सब के सामने पेश किया जा रहा था। लेकिन आज ये सारा नैरेटिव जिसमें मरियम नवाज साहिबा को एक भगवान बनाने की कोशिश हो रही थी, कोई इंसाफ की देवी बनाने की कोशिश हो रही थी, वो सारा धबरदूस हो गया। वो कैसे बुलडोज हो गया, क्योंकि बहुत से दीगर फैक्ट्स जो हैं वो अब सामने आ गए हैं। मुख्तलिफ सहाफ़ी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते रहे, और यासिर शामी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आए, और उसके बाद फिर दीगर चैनल्स के जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने भी इसको कंफर्म किया। यासिर शामी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं, और उन्होंने सबसे पहले ये बताया, एक CCTV फुटेज उन्होंने हासिल की और उसको उन्होंने अपने चैनल पर चलाया भी। और उस CCTV फुटेज में जो पुलिस का बयानिया था कि जनाब उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के हुक्म पर जो है ये सारी कार्रवाई की, वो सारी जो बात है वो गलत साबित होती है, क्योंकि उस फुटेज में देखा जा सकता है कि पुलिस उनको बाजियाब नहीं कर रही थी, बल्कि हुआ ये कि जब ये सारा सलूक इन ख़वातीन के साथ हो गया
تو یہ خواتین کو فوری طور پر جو ہے لے جایا جا رہا تھا، یہاں سے موو کیا جا رہا تھا. انہیں کہا یہ گیا تھا کہ ہم آپ کو ایئرپورٹ لے کے جا رہے ہیں. ممکن ہے کہ شاید ان کے مائنڈ میں بھی یہ ہو کہ انہیں فٹافٹ جو ہے روانہ کر دیا جائے، لیکن اس سے پہلے ہی جب ان کو یہاں سے بھاگم دوڑم یہ لے جا رہے تھے کسی اور جگہ موو کرنے کے لیے، تو اسی دوران راستے میں غازی روڈ کے قریب ان کی کار کا ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ایک دوسری کار کے ساتھ. اور جیسے ہی وہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لڑکیاں جو ہیں وہ دروازہ کھول کر باہر چھلانگ مار دیتی ہیں، کود جاتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو کڈنیپ تھیں، چلتی گاڑی سے تو وہ کچھ نہیں کر پائیں. لیکن جب ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی رکی، تو انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور وہ فوری طور پر باہر نکل آئیں. باہر نکل کر انہوں نے شور مچا دیا اور انگلش میں وہ چیخنے چلاتے ہوئے بتانے لگیں کہ ہم تو کڈنیپڈ ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. اس کے بعد جو وہاں پر جو لے کے جا رہے تھے ڈرائیور اور وہ جو لوگ تھے، وہ انہوں نے بھاگنے میں عافیت جانی اور انہوں نے اپنی گاڑی بھگائی اور وہ چلے گئے، جبکہ لڑکیاں وہیں پر کھڑی ہوئی تھیں سڑک پر. پھر ان کو سامنے ہی موجود ایک فلٹر ہاؤس میں لے جایا گیا. پھر وہاں پر جو لوگ اکٹھے ہوئے، جن میں وہ فیملی بھی شامل تھی جن کی کار کے ساتھ جو تھی وہ گاڑی ہٹ ہوئی، تو اس کے بعد ان سب نے مل کر جو ہے وہ 15 کو کال کی. پھر پولیس وہاں پہ پہنچی اور پھر پولیس کو پتہ چلا کہ جن خواتین کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں یا جن کے بارے میں ان کو پتہ چلا ہے، وہ بیسیکلی حادثاتی طور پر اس طرح ان کو وہاں پر فلٹر ہاؤس میں ملی. اور وہاں کی اب یہ جو ساری ایکسیڈنٹ کی فوٹیج ہے وہ بھی سامنے آ چکی ہے. فلٹر ہاؤس میں کھڑی ان خواتین کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، وہ بھی سامنے فوٹیج آ چکی ہے اور تصویریں بھی آ چکی ہیں. تو جو پولیس کا نیریٹو تھا وہ بالکل غلط ثابت ہوا کہ جناب ہم نے جا کے جو ہے وہ بازیاب کیا. بلکہ کچھ جو لوگ ہیں اس میں اور کیا نیریٹو بنا رہے تھے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ بھی. لیکن اس سارے پروسیس میں یہ بھی پتہ چلا کہ جناب یہ جو بیچاری خواتین ہیں ان کے ساتھ تو نہ صرف یہ کہ بڑا ظلم ہوا، اس کے بعد پھر اپنی مرضی سے معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے راتوں رات ان کا 164 کا بیان لیا گیا اور اس کے بعد ان کو فٹافٹ ایمرجنسی میں واپس روانہ بھی کیا گیا تاکہ معاملے کو فٹافٹ کور اپ کیا جا سکے. تو اب اس پوری کہانی کے بعد جو یاسر شامی ہیں انہوں نے اس فیملی کے ساتھ بھی گفتگو کی ہے جن کی گاڑی سے مبینہ طور پر ایکسیڈنٹ ہوا، اور انہوں نے پھر خود بھی ساری آنکھوں دیکھی رودات بتائی کہ وہ خواتین جو تھیں وہ یہ غیر ملکی خواتین تھیں اور اس طریقے سے وہ بیچاری سڑک پر ہی تقریباً لیٹ گئیں احتجاجاً کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا تھا، تو اتفاق سے ایکسیڈنٹ ہوا تو پھر وہ فلٹر ہاؤس پہنچ گئیں. تو یہ جو ساری رودات تھی یاسر شامی نے بڑی بریکنگ نیوز دی، اور اس کے بعد جو دیگر چینلز کے رپورٹرز ہیں وہ بھی اس کو کور کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی بتایا کہ کس طرح پولیس نے اس معاملے پر جھوٹ بولا. اور سارے کے سارا جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی، پلس جو ان کے حکومتی ونگ کے صحافی ہیں، نون لیگی صحافی ہیں، انہوں نے بھی اس معاملے کو کور اپ کرنے کے لیے جھوٹی کہانیاں پیش کی. سب سے پہلا جھوٹ یہ بولا گیا کہ جناب سارا ایکشن جو ہے وہ مریم نواز کے کہنے پہ ہوا، جو کہ سراسر جھوٹ تھا. کیونکہ مریم نواز کے کہنے پہ یہ ایکشن نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جا کے ان کو رضا ڈار کو گرفتار کر لو، بلکہ یہ حادثاتی طور پر جو خواتین ہیں یہ پولیس کو ملی. دوسرا جو جھوٹ یہ لوگ بول رہے تھے وہ یہ تھا کہ جناب رضا ڈار کے حوالے سے تو لوکیشن خود فیملی نے شیئر کی کہ جناب یہ لیں، اگر یہ انوالو ہے تو آپ پکڑ لیں جا کے اس کو. تو یہ بھی ایک جھوٹ بولا جا رہا تھا مختلف فیملیز ان کے صحافی ونگ کی طرف سے کہ جناب وہ تو اس کی لوکیشن تو خود شیئر کی. حالانکہ یہ بھی جھوٹ ثابت ہوا کہ کس طریقے سے بعد میں ان کو جب یہ خواتین قابو آئیں اور اس کے بعد پھر بیچاریوں کو جب بازیاب ہوئیں تو پھر اس کے بعد ان تک پہنچا گیا. تیسرا جو جھوٹ بولا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ جناب رضا ڈار تو خود بھی بیچارہ ان کے ہتھوں میں جڑا ہوا تھا اور وہ تو جو ہے خود اغوا ہوا تھا. حالانکہ وہ واضح طور پر ایف آئی آر میں اور پھر بعد میں جو ویڈیو بیان ہے جو 164 کا بیان ہے ان سب میں وہ واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ رضا ڈار جو تھا انہوں نے اس کو نہ صرف یہ کہ اس نے خود انہیں بلوایا، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا سارے ان کے ٹرپ کو، اور اس کے بعد پھر کس طرح سے جب یہ سارا ریپ وغیرہ ہو رہا تھا اس دوران بھی وہ ان باس نامی شخص کے ساتھ بھی رابطے میں تھا اور یہ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے تھے. کچھ صحافی تو کہتے بچہ ہے جی، دل تو بچہ ہے جی، 20 سال کا بچہ ہے جی، وہ تو خود ٹریپ ہو گیا. اتنا بچہ تھا وہ بھائی کہ وہ اتنی سی عمر میں جو ہے وہ اتنے پیسے بھی انویسٹ کر رہا ہے. ویسے اس کے اوپر ایک الگ سے سوال بنتا ہے کہ ابھی تک ایف آئی اے اس کے اوپر کیوں انوالو نہیں ہوئی. پتہ تو لگے کہ کہاں پہ کیسے کتنے پیسے جو تھے انوالو تھے، اس کے بھی پتہ چلانا چاہیے کہ کہیں کوئی منی لانڈرنگ تو نہیں ہوئی. اور دوسرا این سی سی آئی اے بھی اب بڑا خاموش ہے. ویسے تو وہ کوئی ہوٹل میں 2 لوگ بھی بیٹھے بات کر رہے ہوں تو وہاں پہ بھی وہ ایک دم جاگ جاتا ہے، لیکن اس معاملے پر وہ بھی خاموش ہے کہ جناب اس کے اوپر جو ہے وہ کس طریقے سے کارروائی چلانی ہے. بہرحال
जो एक और झूठ बोला जा रहा था वो ये कि जनाब मुबैना तौर पर कोई ज़्यादती हुई ही नहीं है। चौथा झूठ जो सहाफ़ियों की तरफ से, लीगी सहाफ़ियों की तरफ से बोला जा रहा था वो ये था कि कोई ज़्यादती हुई नहीं, बल्कि कुछ तो ट्रोल कर रहे थे कि ये इन ख़वातीन के साथ कौन ज़्यादती करेगा, ये तो पहले से ही इस तरह की थी, उस तरह की थी, वगैरह वगैरह। उल्टा उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू की हुई थी। जबकि अब ये झूठ भी साबित हो चुका है, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है सामने उसमें एक खातून के साथ ऑलरेडी ज़्यादती साबित हो चुकी है। अब आगे वो DNA टेस्ट वगैरह फोरेंसिक होगा और आगे चीज़ें चलेंगी, लेकिन ज़्यादती जो है वो उसके साथ साबित हो गई है। और पांचवा झूठ जो बोला जा रहा था वो ये था कि जनाब इस सारे मामले में जो इंसाफ की देवी हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने कोई इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं किया। पुलिस अपने तरफ से जो है वो सारी चीज़ों को बड़ा प्रोफेशनली लेकर चल रही है, वगैरह वगैरह। तो उसके ऊपर भी अब चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि सफारत खाने ने पूरा जोर लगाकर जो है ये FIR भी की हैं, और ये जो बयान हुआ है कुछ सहाफ़ियों का तो दावा है कि उस दौरान भी सफारत खाने का एक एहलकार मौजूद था वहाँ पर जब वो बयान दे रही थी ख़वातीन। तो इसका मतलब है कि कोई था जो इस मामले को कवर अप करने की कोशिश कर रहा था, रोका जा रहा था, और फिर जब सामने आ ही गया मामला तो फिर उसको किस तरह अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए, नैरेटिव बिल्डिंग के लिए, इमेज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने की कोशिश की गई। वो अलग बात है कि फिर चीज़ें जिस तरह से सामने आई उसमें वो कोशिश जो है वो पाताल में गिर गई। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे ये बातें हैं कि जनाब पहली बात तो ये कि क्या इस तरह बासर जो खुद वज़ीर हैं अली डार साहब, इसहाक डार साहब नायब वज़ीर आज़म हैं, मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर, इन सब के होते हुए क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी? और फेयर इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? ये पुलिस जो कि हुकूमत के हर वक्त तलवे चाट रही होती है, जो एक वाक़े में बजाय इसके कि प्रोफेशनल तरीके से काम करे, उल्टा वो इसको यूज़ कर रही है कि मरियम नवाज साहिबा की इमेज बिल्डिंग कर ली जाए, उनको हार पहना दिए जाएं गले में जाकर। तो ऐसी नकम्मी पुलिस के थ्रू इसके अंडर आप इन्वेस्टिगेशन फेयर करेंगे जो पहले से ही बाइस्ड किस्म की पुलिस है आपकी? तो ये सवाल अपनी जगह इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या इनके थ्रू ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अब इस सारे मामले में ये लोग क्या इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्या कम अज़ कम अली डार का और इसहाक डार का इस्तीफ़ा नहीं आना चाहिए कि भाई जब तक इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस वक्त तक हम अपने ओहदों से अलग होंगे, ताकि कोई ये इल्ज़ाम ना लगा सके कि जनाब आपने कोई अपना ऑफिस जो है उसको इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। लेकिन ये वो बातें मैं कह रही हूँ जो आला अखलाक के हामिल लोग और कंट्रीज़ वो जो है वो प्रैक्टिस करती हैं। हमारे यहाँ तो अखलाकियात का और शरीफ फैमिली का, हुक्मरान ख़ानदानों का कोई ताल्लुक़ नहीं है इन चीज़ों से। इनके ऊपर तो जो मर्ज़ी केसेस बन जाएं, ये कहते हैं भाई ये तो इल्ज़ामात हैं, हम क्यों इस्तीफ़ा दें। आपको याद होगा उससे पहले पनामा वगैरह स्कैंडल में भी यही कुछ था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तमाम चीज़ों के ऊपर अब 2-3 एंगल्स और भी हैं सारे मामले को देखने। एक तो ये एंगल है और बेहद खौफनाक और घटिया है और बहुत ही हौलनाक है, लेकिन दूसरी जो चीज़ें हैं वो भी सोचने की हैं कि आखिर क्या हुआ ऐसा कि मीडिया जो है इस खबर को दबाने के बजाय इसके ऊपर मैराथन ट्रांसमिशंस करता रहा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि समा और दीगर चैनल्स पर बाकायदा वो फुटेजेस चलाई गई, CCTV फुटेजेस। आखिर कौन है जो इस मामले में सहाफ़ियों को बाकायदा ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है? क्योंकि हमने तो ये देखा कि 9 मई की फुटेज तो आज तक सामने नहीं आई। CCTV फुटेज सब मांगते रह गए, इतना बड़ा इवेंट था और उस इवेंट की CCTV फुटेज तो सामने नहीं आ सकी। लेकिन इसकी जो CCTV फुटेज है वो सामने भी आ गई, फौरी तौर पर सहाफ़ियों के हाथ भी आ गई, मीडिया के ऊपर चल भी गई। तो ये तमाम चीज़ें भी अपने आप में कुछ सरगोशियाँ कर रही हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले इन्हें शायद प्रोटेक्ट कर रहे थे, अब शायद उस तरह प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। तो ये अब मेरा ख्याल है कि शरीफ फैमिली के लिए भी कुछ सोचने की बात है, कुछ खतरे की घंटियाँ उनके लिए भी बज रही हैं। तो ये जो अब सारा मामला है जी, इसके बाद गरीदा फारूकी साहिबा भी आई हैं एक ट्वीट के साथ और वो फरमाती हैं कि जनाब ये जो ख़वातीन थी ये मुबैना तौर पर जाने से पहले सुलहनामा कर गई हैं डार फैमिली के साथ, और वो कह रही हैं कि जी आयशा डार के साथ उनका मुबैना तौर पर कोई सेटलमेंट हो गई है। जबकि इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो रेप के मामलात हैं, रेप के केसेस हैं, उसमें सुलहनामे की कोई गुंजाइश ही नहीं है पाकिस्तान के कानून में। और ये लॉयर्स ऑन रिकॉर्ड बात कर चुके हैं। बैरिस्टर अबू ज़र सलमान न्याजी ने, इशफाक
अली अशफाक ने और बाकी लोगों ने क्लियरली बताया कि भाई पाकिस्तान का जो लॉ है उसमें कुछ जराइम ऐसे हैं जिनमें कोई सुलहनामे की गुंजाइश है, लेकिन रेप उनमें शामिल नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि जी कोई सुलहनामा हो गया है वो चले गई हैं, ये भी एक बस कोई डाइवर्जिंग टैक्टिक हो सकता है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। बहरहाल देखते हैं जी आगे ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन अफसोस होता है उन सहाफ़ियों के ऊपर कि जो शरीफ फैमिली की लॉयल्टी में, उनकी चापलूसी में इस हद तक आगे बढ़ गए हैं कि खौफनाक जराइम का भी दिफा करने से बाज नहीं आ रहे, उसमें भी झूठे बयानिए घड़ रहे हैं और उसमें भी एक तरह से मुल्ज़िम को प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। तो ये बड़ा जो है वो अफसोसनाक मरहला है। लेकिन अब क्या करें, पाकिस्तान में तो ऐसे ऐसे हमने अफसोसनाक मनासिब देख लिए हैं कि अब बहुत सारी चीज़ों पे शायद उस तरह हम लोग अफसोस भी नहीं कर रहे होते हैं। बहरहाल जी एक और ख़बर है, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को जो कैद तन्हाई में डाला गया उसके ऊपर आपको पता है कि हियरिंग भी हुई थी और मंडे को इस हियरिंग में खादिम हुसैन सुमरो साहब ने कहा था कि वो इसके ऊपर फर्दर ऑर्डर जारी करेंगे। तो आज इस सिलसिले में एक अहम जो ऑब्जर्वेशंस हैं अदालत की वो सामने आई हैं और उन्होंने यहाँ पे एक रिपोर्ट तलब कर ली है कि बताया जाए कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा क्या वाकई कैद तन्हाई में है, नंबर 1, क्यों उनकी मुलाकातें बंद हैं, नंबर 2, क्या उनको सज़ा जो है वो कैद तन्हाई की दी गई थी जो उन्हें कैद तन्हाई में डाला गया है, और ये सारे अमल के पीछे आखिर कौन सा प्रोसेस है, किस कानून के तहत ये सब किया गया है, इसके ऊपर कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर ली है। तो चलिए कुछ तो इसमें पेशरफ्त नज़र आ रही है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ भी हम बहुत ड्रामाई तब्दीलियाँ या ड्रामाई कोई अगर आप कहें कि एकदम कोई सिस्टम बदलने लगा है या कुछ इस तरह की चीज़ें, वो अभी हम नहीं देख रहे। लेकिन कम से कम ये कि कोई इस अगर आवाज़ उठाई गई है उनकी कैद तन्हाई पर, उनकी बंद मुलाकातों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ इर्ताश है तो ज़रूर, और उसको अब देखना ये कि कितना लंबा जो है वो मज़ीद चलाया जा सकता है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।